नमस्कार। हम अक्सर चुनावों के समय लोकतंत्र या डेमोक्रेसी शब्द सुनते हैं, पर कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आइडिया है जो हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम 5 हिस्सों में इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले इसके मूल विचार यानी इसके असली मतलब को जानेंगे। फिर देखेंगे कि इसमें आम लोगों की आवाज़ की क्या अहमियत है। इसके बाद वो कौन से नियम हैं जो सबको बराबरी का मौका देते हैं। फिर बात करेंगे कि पावर को कैसे बांटा जाता है ताकि कोई एक बहुत शक्तिशाली ना हो जाए। और आखिर में हम लोकतंत्र के उस वादे पर भी नज़र डालेंगे जो लगातार विकसित होता रहता है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। कहते हैं ना, किसी भी बड़ी चीज को समझना हो तो उसके नाम से शुरू करना चाहिए, और डेमोक्रेसी के साथ भी बिल्कुल यही बात है। ये जो शब्द है डेमोक्रेसी, ये असल में प्राचीन ग्रीस से आया है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस, जिसका मतलब है लोग यानी हम और आप जैसे आम लोग, और दूसरा शब्द है क्रेटोस, जिसका मतलब है शासन या पावर। तो जब इन दोनों को मिलाते हैं तो सीधा सा मतलब निकलता है लोगों का राज, यानी असली पावर किसी राजा रानी के हाथ में नहीं बल्कि जनता के हाथ में है। सोचिए ये कितना बड़ा आइडिया था उस जमाने में। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि पावर लोगों के पास है, पर सवाल ये उठता है कि लोग इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं। मतलब करोड़ों लोग मिलकर कोई फैसला कैसे ले सकते हैं। यहीं पर डेमोक्रेसी का पूरा सिस्टम काम आता है। इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए देश एक बहुत बड़ी कंपनी है और हम सब यानी सारे नागरिक उसके शेयर होल्डर्स हैं। तो सरकार कौन हुई? सरकार हुई उस कंपनी की सीईओ, जिसे काम करने की इजाजत हम सब शेयर होल्डर्स से मिली है। मतलब पावर नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे नहीं। और ये पूरा प्रोसेस ना 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, ये मानना कि असली पावर जनता के पास है। स्टेप 2, जनता अपनी सहमति देती है, मतलब परमिशन देती है सरकार को कि वो उनकी तरफ से देश चलाए। और ये परमिशन कैसे दी जाती है? चुनावों के जरिए। और इसीलिए आता है स्टेप 3, ये चुनाव बिल्कुल फ्री और फेयर होने चाहिए, तभी तो सहमति असली मानी जाएगी। और इन चुनावों की आत्मा क्या है? एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया, एक इंसान एक वोट। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या एक छोटा किसान, वोट की ताकत दोनों के लिए बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। यही तो है असली पॉलिटिकल इक्वालिटी, है ना? हर आवाज की कीमत बराबर। आप देखिए, कोई भी गेम हो, उसे फेयर तरीके से खेलने के लिए कुछ रूल्स तो चाहिए ही होते हैं, है ना? डेमोक्रेसी भी एक तरह का सिस्टम ही है, और इसके भी कुछ नियम हैं जो ये पक्का करते हैं कि सबको बराबर मौका मिले और कोई चीटिंग ना कर पाए। इन नियमों में सबसे बड़ा नियम है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का राज। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून सबसे ऊपर है, कानून ही किंग है। मतलब अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो देश का प्रधानमंत्री है या एक आम इंसान, फाइन तो बराबर लगेगा। कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, और इसी से समाज में एक भरोसा और स्थिरता बनी रहती है। इसके अलावा डेमोक्रेसी अपने नागरिकों को एक तरह का सेफ्टी कवच भी देती है। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, जैसे कि अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करने की आज़ादी, अपने धर्म को मानने की आज़ादी। ये सारे अधिकार इस बात की गारंटी हैं कि सरकार हमारी पर्सनल फ्रीडम में दखल नहीं दे सकती। और ये अधिकार हवा में नहीं होते, ये देश के सबसे बड़े कानून यानी संविधान में लिखे होते हैं। लेकिन यह एक बहुत जरूरी बैलेंस समझना होगा। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसी की चलेगी। जरा सोचिए, अगर 51% लोग वोट देकर बाकी 49% लोगों के अधिकार छीन लें तो क्या होगा? ये तो सरासर गलत होगा ना, है ना? इसी को कहते हैं टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी या बहुमत की तानाशाही। एक अच्छी डेमोक्रेसी हमेशा माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करती है, ताकि ऐसा कभी ना हो। तो अगला सवाल यह है कि सरकार को जरूरत से ज्यादा पावरफुल होने से कैसे रोका जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी सारी पावर एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो करप्शन और तानाशाही का खतरा बढ़ जाता है। डेमोक्रेसी के पास इसका क्या तोड़ है? इसका जवाब है एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया में, सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का बंटवारा। इसमें सरकार की पूरी ताकत को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला हिस्सा है लेजिस्लेचर यानी विधायिका, जो कानून बनाती है।
समझिए, ये आर्किटेक्ट हैं जो बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं। दूसरा हिस्सा है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जो उन कानूनों को लागू करती है। ये हो गए कंस्ट्रक्शन वाले जो बिल्डिंग बनाते हैं। और तीसरा है जुडिशरी यानी न्यायपालिका, जो ये देखती है कि कानून सही हैं या नहीं और ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं। ये हो गए वो इंस्पेक्टर जो चेक करते हैं कि बिल्डिंग प्लान के हिसाब से बनी है या नहीं। इस बंटवारे से फायदा ये होता है कि कोई भी एक हिस्सा अपनी मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी दो उस पर नजर रखते हैं। वैसे एक मजे की बात यह भी है कि डेमोक्रेसी के भी दो मेन फ्लेवर होते हैं। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें हर नागरिक हर छोटे बड़े फैसले पर खुद वोट करता है। जैसे मान लीजिए क्लास में यह तय करना है कि लंच में क्या खाना है, और हर बच्चा हाथ उठाकर वोट दे। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसमें हम लोग अपनी तरफ से फैसले लेने के लिए कुछ लोगों को चुनते हैं, जिन्हें हम प्रतिनिधि कहते हैं। जैसे क्लास के बच्चे मिलकर एक स्टूडेंट काउंसिल चुन लें। जाहिर है बड़े बड़े देशों में यही दूसरा वाला मॉडल ही काम करता है। तो अब तक हमने डेमोक्रेसी की पूरी मशीनरी तो समझ ली। अब आते हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ कुछ नियम कानूनों का सेट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक जीता जागता आइडिया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल गई और बस काम खत्म। नहीं, ये तो एक बगीचे की तरह है जिसकी लगातार देखभाल करनी पड़ती है। इसकी कामयाबी हम सब पर यानी देश के नागरिकों पर निर्भर करती है। हम वोट देते हैं या नहीं, हम मुद्दों पर बहस करते हैं या नहीं, हम एक दूसरे से असहमत होने के बाद भी मिलकर कोई रास्ता निकाल पाते हैं या नहीं, इन सब बातों से फर्क पड़ता है। और आखिर में पूरी कहानी आकर एक मशहूर लाइन पर टिक जाती है, लोगों की सरकार, क्योंकि पावर लोगों से ही आती है। लोगों द्वारा सरकार, क्योंकि इसे लोग ही चलाते हैं। और लोगों के लिए सरकार, क्योंकि इसका मकसद ही लोगों की भलाई करना है। बस यही है लोकतंत्र का सबसे बड़ा वादा। तो आज हमने लोकतंत्र का पूरा ब्लूप्रिंट समझा, लेकिन यह भी सच है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है। ये कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, और आज पूरी दुनिया में इसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहीं पर यह विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हम सब इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आखिर में डेमोक्रेसी का भविष्य किसी एक नेता के हाथ में नहीं, बल्कि हम सब के हाथों में है।